एवरीवन, मैं हूं अर्धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सिलेबस से संबंधित टॉपिक्स को कवर करेंगे। यह इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हमने MCQs रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे उससे संबंधित रहेंगे। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने से सबसे ज़्यादा बेहतर जो चीज़ होती है वो होती है कि आप बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा, और जो दिमाग में होता है वही आपको आगे काम में आने वाला होता है। तो दिमाग में सेट करिएगा, लिखने पर ज़्यादा जोर ना दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है? वैसे आप लोगों ने कंप्यूटर को देखा होगा, आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, या फिर यूँ कहें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिनमें कुछ यूज़र से इनपुट को लेती हैं, कुछ डिवाइसेस उसे प्रोसेस करती हैं तथा कुछ उसे आउटपुट के रूप में यूज़र को प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इनपुट के रूप में जैसे आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह यूज किए जाते हैं। प्रोसेस के लिए CPU आपका काम करता है। साथ ही आउटपुट के लिए डिस्प्ले या आपका प्रिंटर वगैरह काम में आते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस आपके ग्रुप के रूप में काम करती हैं और आपके द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट तक परिणित करती हैं। तो ये पूरा जो डिवाइसेस का ग्रुप है, इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर के कुछ भाग भी होते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और आपका स्पीकर, CPU, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या अन्य कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वगैरह हो गया। इसके साथ ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके लिए कुछ काम करने के लिए उपयोग में आते हैं। जैसे इस समय जो आप देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट के द्वारा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा आप VLC मीडिया प्लेयर, जिसके द्वारा अपन वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल का सीट है, जिस पर हम विल्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, जो कि एक्सेल के तरीके से काम करता है। इसे स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग काम को करते हैं। यहाँ पर अपन केवल नाम जान रहे हैं, आगे चल के अभी हम इनकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, हार्डवेयर को जानेंगे, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर फर्दर अन्य चीज़ों को समझेंगे। हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर क्या है, इसको हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं वो सारे भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या अन्य कोई भी साधन जिसे हम छू सकते हैं, वो जो कंप्यूटर के साथ में यूज हो रहा है उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को भी फर्दर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट में आगे डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें एक होता है हमारा CPU और दूसरा होता है पेरिफेरल। आइए सबसे पहले हम CPU के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी, जिसे हिंदी में स्मृति कहा जाता है। यहाँ पर आपको मदरबोर्ड और CPU दिखाया गया है। ये एक छोटा सा पार्ट जिसे आप देख पा रहे हैं, ये CPU होता है और ये पूरा मदरबोर्ड है जिस पर सारे कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ये इस मदरबोर्ड पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बिना इसके कंप्यूटर का कोई भी भाग अपना काम नहीं कर सकता। यही कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को इंस्ट्रक्ट करता है, प्रत्येक भाग को समझाता है कि उसे क्या करना है। इसके भी इंटरनली जो तीन पार्ट मैंने बताया आपको, CU, ALU और मेमोरी होते हैं और ये मिलकर काम करते हैं। आइए समझते हैं एक एनिमेशन के द्वारा इनकी वर्किंग को। यहाँ पर आपको CPU का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं। ये किस तरीके से इनपुट और आउटपुट के साथ मिलकर काम करते हैं, ये इस एनिमेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं। इनपुट के द्वारा आने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उन्हें उसके अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंचाया जाता है। जैसे कंट्रोल यूनिट के द्वारा मिले हुए सिग्नल को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को पहुंचाया जाता है। अगर उसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है या लॉजिकल कैलकुलेशन होता है तो उसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे दिया जाता है। वहीं एक कॉपी डेटा की मेमोरी में भी बनाई जाती है, जिससे कि वो याद रह सके कि यूजर के द्वारा क्या दिया गया था और उसे आसानी से पुनः एक्सेस किया जा सके। फर्दर कंट्रोल ALU से प्राप्त होने वाले डाटा को कंट्रोल यूनिट ज़रूरत के अनुसार मेमोरी और आउटपुट तक पहुंचाता है। ये सारा का सारा चक्र लगातार चलता रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर वर्किंग में रहता है। तो ये कुछ CPU का वर्किंग यहाँ पर आपने देखा। आगे आइए देखते हैं CPU के अतिरिक्त जो पेरिफेरल वाला पार्ट है वो कैसे काम करता है। वैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जो CPU के बाहर, यानी कि CPU के जो बाहर है वो आपका इनपुट है, आउटपुट है। ऐसे ही स्टोरेज डिवाइसेस और होती हैं जो CPU के बाहर होती हैं। ये सारी चीज़ें
जो हैं वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन वाइज पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं। दोज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड विद सीपीयू, ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो सीपीयू के साथ बाहर से जुड़े होते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहलाते हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सीपीयू के साथ जुड़ने वाले कुछ कंपोनेंट्स को देख पा रहे हैं, रैम, रोम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सीपीयू के साथ बाहर से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि पेरिफेरल बहुत सारे होते हैं जबकि सीपीयू एक छोटा सा पार्ट है, तो इन पेरिफेरल्स को भी फर्दर हम कुछ भाग में डिवाइड करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स को डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस। इनको हम अलग अलग जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस इनसे भी बन जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस विच सेंड इनकोडेड डाटा टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, यानी कि वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर इनकोडेड डाटा को भेजने का काम करती हैं कंप्यूटर पेरिफेरल कहलाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इनकोडेड डाटा क्या होता है और कैसे पहुंचाया जाता है। आपने शायद कभी कीबोर्ड में ये ध्यान दिया हो, कीबोर्ड जो होता है वो हमारा एक वायर के द्वारा सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। इस वायर के द्वारा क्या आप ये सोच सकते हैं कि ए को हम इस वायर के द्वारा सीपीयू में पहुंचा सकते हैं? नहीं, इस वायर के द्वारा केवल करंट जाता है, यानी कि जब हम ए दबाते हैं तो इसके इक्विवेलेंट एक करंट का सिग्नल बनता है जो कि इस वायर के द्वारा सीपीयू तक पहुंचता है और उस डिजिटल या उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फर्दर सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस किए हुए डाटा को आउटपुट तक पहुंचाया जाता है। आउटपुट उस एनकोडेड डाटा को फिर डिकोड करता है, यानी कि इनकोड करने का काम आपका इनपुट डिवाइस ही करके दे देती है। फर्दर केवल सीपीयू को प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद जो सीपीयू डाटा देता है, इनकोडेड डाटा ही सीपीयू भी आउटपुट डिवाइसेस को देता है और उस डाटा को आउटपुट डिवाइस डिकोड करके आपको दिखाती है उस डाटा का मतलब क्या है। यानी कि इनकोडिंग और डिकोडिंग, इनकोडिंग की इनपुट डिवाइसेस में हो जाती है और डिकोडिंग आपका आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। बाकी का जो प्रोसेस होता है वो केवल सीपीयू के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, और आपका होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि बैंक में चेक को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आपका बार कोड रीडर होता है, जिसे अपन शॉर्ट में BCR बोल सकते हैं। बार कोड रीडर आप लोगों ने अमूमन मॉल वगैरह में देखे होंगे या आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो बार कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस को यूज़ किया जाता है। इसको बार कोड रीडर कहा जाता है। आइए जानते हैं कुछ डिवाइसेस को, देखते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कीबोर्ड का लेआउट बना हुआ, ये कीबोर्ड है। इसके अतिरिक्त माउस होता है इनपुट डिवाइसेस में, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने का काम करता है। इसके अतिरिक्त स्कैनर होता है जो कॉपी को ऑप्टिकली स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजता है। इसके अतिरिक्त माइक होता है जो हमारी वॉइस को इनकोडेड डेटा के रूप में कंप्यूटर तक पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त आपका वेब कैम होता है जो हमारी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है डिजिटल फॉर्म में। ऐसे ही बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने का काम करती हैं, जिनमें आपको मैंने कुछ अभी डिवाइसेस के नाम बताए थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर के अंदर हम अलग अलग तरीके से डाटा को इनपुट करना चाहते हैं और उसी के क्रम में अलग अलग डिवाइस भी बनती हैं। जैसे जब हम अपना आधार कार्ड बनवाए होंगे तो वहाँ पर भी कुछ डिवाइसेस आपको मिली होंगी जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुँचाने का काम कर रही थी। जैसे एक डिवाइस थी जिस पर हमने अपने उंगलियों के फिंगर प्रिंट्स को देने के लिए उस पर रखा था। ऐसी डिवाइस जिस पर हम अपन फिंगरप्रिंट देते हैं, इसे बायोमेट्रिक डिवाइस कहते हैं या फिंगरप्रिंट स्कैनर भी कहा जाता है। इस डिवाइस का उपयोग भी कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुंचाने के लिए होता है, तो इसे भी हम कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस के अंदर काउंट करते हैं। साथ ही इसके साथ आपका जो वेब कैम होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो भी वहाँ पर आपने देखा होगा जिससे आपकी फ़ोटो खींची गई होगी। इसके अतिरिक्त आपकी आंखों के आइरिस को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस यूज़ की गई थी, आइरिस स्कैनर, वो भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। ऐसे ही आपके टच पेन और भी आपके अलग अलग तरीके के डिवाइस हैं, जैसे आपका पेन टैब एक आता है जो कि कंप्यूटर के अंदर लिखने या ड्राइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक पैड होता है और उस पर अपन पेन से लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुँचाने का काम करती हैं। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड चूँकि एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। कंप्यूटर पर जो भी काम करना है उसके लिए कीबोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार बिना माउस के काम आप कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के बिना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्रकार आपको अकॉर्डिंग टू लेआउट दिखाए हुए हैं। वैसे हम जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके कनेक्शंस यानी कि उसके कनेक्टिविटी के आधार पर भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वायर्ड और वायरलेस। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो लेआउट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। इसमें पहला वाला जो कीबोर्ड है वो क्वालिटी कीपैड का है, क्वालिटी कीबोर्ड है जो कि इंग्लिश US को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरा है वो एजर्टी कीबोर्ड है जो फ्रांस
कि इंग्लिश को सपोर्ट करता है, या फ्रांसीसी जो भाषा है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी जाती है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कीबोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इनपुट डिवाइसेस के रूप में, और GUI वाले जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब पर ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिन पर ग्राफिक्स के द्वारा हम काम करते हैं, जिन पर हम माउस से क्लिक करके आसानी से सॉफ्टवेयर्स या अन्य किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, GUI और CUI क्या है इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर माउस आपको दिखाया गया है। माउस में एक स्क्रॉलर व्हील होता है जिसको घुमाने से हमारा पेज या कोई भी पिक्चर वगैरह को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं। वहीं इस स्क्रॉलर के लेफ्ट में एक बटन होता है जिसे अपन प्राइमरी बटन कहते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में आता है इसलिए इसे लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। और दूसरे साइड सेकेंडरी बटन होता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट में होता है इसलिए उसे राइट क्लिक कहते हैं। अपन इसे सेटिंग में जाके इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी बटन है उसको प्राइमरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी के बटन को सेकेंडरी बटन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर लेफ्ट बटन का और राइट बटन का काम बदल जाता है। आइए जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अब जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आखिरकार आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और क्या है। तो ये वे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के बाहर डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, या फिर यूं कहें जो यूज़र की समझने लाइक डेटा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये डाटा, इनकोडेड डाटा को डिकोड करके यूज़र को दिखाते हैं कि इस डाटा का मतलब क्या है। द पेरिफेरल डिवाइसेस विच प्रेजेंट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूज़र आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्स्ट्रा। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के बाहर डेटा को दिखाने का काम करती हैं, जैसे आपका एक प्रिंटर हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, और मॉनिटर के अतिरिक्त भी आपके स्पीकर वगैरह होते हैं। ये सारी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के बाहर डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं, जिनको हमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। कई बार हमें लगता है पेन ड्राइव के अंदर भी हम डेटा को भेज सकते हैं, और पेन ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर भी डेटा को भेजा जा सकता है। कंप्यूटर से बाहर भी डेटा आ जाता है, लेकिन बेसिकली इससे कंप्यूटर से ना तो बाहर डेटा जाता है, ना कंप्यूटर के अंदर डेटा इससे भेजा जाता है। ये सिर्फ कंप्यूटर के डेटा को, जो भी डेटा इसमें आपने सेव किया हुआ है, उसे स्टोर करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करती है। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी भी पूछे जाते हैं और उनके ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं जिनमें आप आसानी से फंस जाएं। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को आपको अच्छे से समझ के रखना है। कंप्यूटर के अंदर जो भी इनकोडेड करके डाटा को पहुंचा रही हैं वो सभी डिवाइसेस इनपुट होती हैं, और जो कंप्यूटर से मिले हुए डेटा को डिकोड करके यूजर के समझने लायक बनाती हैं, या उसे दिखाती हैं, या प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं, या ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आइए कुछ और भी डिवाइसेस को टाइप और उनके बारे में जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर हमें चीज़ों को दिखाता है, और मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, हमें आउटपुट को दिखा रहा है, और मॉनिटर कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले एक CRT टाइप का मॉनिटर चलता था, जो कि आपके पुराने टीवी जैसे होते थे, कुछ वैसा ही वो भी दिखता था। इसमें कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा चौड़ा होता था, कुछ ज़्यादा ही जगह घेरता था। आज के जो मॉनिटर आते हैं वो काफ़ी स्लिम होते हैं और उसमें अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक और मॉनिटर का टाइप दिखाया गया है जिसे TFT बोलते हैं। ये बेसिकली LCD टाइप के ही मॉनिटर होते हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर्स के उपयोग की वजह से इसे TFT बोला जाता है। इसके बारे में भी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। TFT आप याद रखिएगा, TFT का फुल फॉर्म क्या है, और LCD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आगे डिटेलिंग दी गई है, अगर और आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट मॉनिटर का हमारा टाइप है LCD। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी मॉनिटर काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कई मायनों में ये बाकी के जो पिछले प्रीवियस टाइप के मॉनिटर्स थे उनसे काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट टाइप के मॉनिटर को। इसके बाद हम जानते हैं LED के बारे में। LED मॉनिटर भी आजकल की नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। हमारे मोबाइल में भी कई अलग अलग तरीके के LED पैनल का यूज़ किया जाता है, LED डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में जो याद रखने योग्य है वो है इसका फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। आपसे LED के साथ OLED का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इन सबको आपको याद रखना है। एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें केवल वो सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। आगे हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं, या फिर यूँ कहें कंप्यूटर के बाहर भी डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम इंटरनल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं या
आउटर डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। वहीं एक्सटर्नल डिवाइसेस के रूप में भी आपका हार्ड डिस्क आता है, आपका एसएसडी आता है, फ्लैश ड्राइव आते हैं, चिप्स आते हैं, मेमोरी कार्ड जिनको बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आपका तीसरा टाइप है पेरिफेरल डिवाइसेस का, जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती हैं या फिर कहें सीपीयू के साथ बाहर से अटैच्ड होती हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स और डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स एंड फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर पर डाटा को स्टोर करने, फाइल, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। दि कम्स इन वेरियस टाइप, ये कई टाइप में आती हैं, ईच विथ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्रत्येक की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रत्येक की अपनी एक कैपेसिटी होती है और स्पीड होती है, जो हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। जिस डिवाइस का जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर हम उसी डिवाइस का यूज़ करते हैं। वेयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पर हम कुछ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक है आपका हार्ड डिस्क, जो अभी आपको दिखाई दिया था। ये आपका एसएसडी होता है, ये भी कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है। ये आपका फ्लैश मेमोरी है, जिसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये आपको दिख रहा है, इसको रैम बोलते हैं। ये सारी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले हम कुछ और भी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को अपन एक और नाम होता है पेन ड्राइव, इसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। एसएसडी भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, एसएसडी इसे बोलते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक होता है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके साथ हम माइक्रो चिप्स भी का भी यूज़ करते हैं, जिनमें आपका माइक्रो एसडी कार्ड होता है, माइक्रो एसडी कार्ड, एंड एसडी कार्ड होता है, जैसे कैमरे वगैरह में जो बड़े कार्ड लगते हैं उनको बोलते हैं, और माइक्रो एसडी कार्ड जो अपने मोबाइल में चिप डलते हैं उनको बोला जाता है। ऐसे ही आपका स्टोर के लिए रैम यूज़ करते हैं, रोम का यूज़ करते हैं। ये सारे डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के दो अलग अलग तरीके के हैं, दोनों में वही डिवाइसेस आती हैं, बस इनके क्लासिफिकेशन के तरीके बदल जाते हैं। जैसे एक तरीका है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती हैं या एक छोटे अमाउंट में डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे आपका रैम हो गया, रोम हो गया। इस तरीके के डिवाइसेस को हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में वो सभी डिवाइसेस को रखा जाता है जो परमानेंटली कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गए, मेमोरी, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें हो गई। इनमें भी अपन डेटा को एक लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और दूसरी ओर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में उन सारी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है जो कम डेटा को और कम समय के लिए स्टोर करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और इनको डिवाइड करने का तरीका है, एक और अपने पास मेथड होता है इनको क्लासीफाई करने का। उस मेथड को बोलते हैं जिसमें अपन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज के रूप में इनको प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अतिरिक्त हम स्टोरेज डिवाइसेस को एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी वो सारी मेमोरी होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी वो सारी मेमोरी होती हैं जिनमें जो डाटा स्टोर होता है वो बहुत जल्दी परिवर्तित हो सकता है। जैसे आपका रैम, रैम में जो डाटा होता है वो बहुत जल्दी परिवर्तित हो सकता है। रैम का वैसे फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कई तरीके के आते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे एक आपका होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में भी आपके कई तरीके के रैम है, डबल डेटा रेट, जिसमें DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, आजकल DDR4 चल रहा है। तो ये सारे टाइप्स यहाँ पर बने हुए हैं जिनकी डेटा को ट्रांसफ़र करने की रेट हाई होती है, इनकी रेट के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर जो आपके वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी में आपका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है रैम का। इसके बाद इसमें आपके रजिस्टर मेमोरी भी आ जाते हैं जो आपके सीपीयू के अंदर यूज़ होते हैं, और कैशे मेमोरी भी आ जाता है। कैशे मेमोरी भी एक फास्टेस्ट मेमोरी है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रैम, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, या अन्य कोई एक आध और भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाता है, उनमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, या फिर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फास्ट वर्क करती है वो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। देन उसके बाद आपका जो मेमोरी आता है वो होता है कैशे, और उसके बाद जो सबसे फास्ट काम करता है वो होता है आपका रैम। तो इनका क्रम आपको याद रखना है, पहला रजिस्टर मेमोरी, दूसरा कैशे मेमोरी और तीसरा रैम। ये इस क्रम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम करने वाली मेमोरीज हैं, और ये सारी की सारी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका एक होता है रोम, जो कि आपका नॉन वॉलेटाइल टाइप का मेमोरी है।
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में वो सभी मेमोरीज आती हैं, वो सभी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं, या फिर जब तक उससे डेटा को डिलीट ना किया जाए तब तक उसे स्टोर करके रखती हैं। ऐसी डिवाइसेस को अपन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के क्रम में रखते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आपका रोम है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही एक और रोम होता है, ये जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो एक बार पहले से डेटा सेट है वही बना रहता है। इसके बाद एक आता है आपका पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जिसे एक बार बनने के बाद केवल एक बार इसमें डेटा को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल होता है। इसके बाद एक आता है आपका ई प्रोम। ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसे इरेज भी किया जा सकता है कुछ विशेष तरीकों से, और फिर से उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेमोरी होता है इसमें EEPROM। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनमें हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और उसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इनमें अलग अलग टाइप के आपके प्रॉम आते हैं। इनके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है, जो ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक पूछा भी गया है, वो इनके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। कई बार दे दिया जाता है ई प्रॉम में ई का मतलब है, या ई प्रॉम में पहले ई का मतलब है, या दूसरे ई का मतलब है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। पिछली बार जब वीडियो का एग्जाम हुआ था, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे। आगे हम स्प्रेडशीट के बारे में जब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें बताएंगे आपको कि स्प्रेडशीट से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछे गए थे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वैसे एक सिंपल सा टर्म होता है जो छोटे बच्चों की किताबों में आपको मिलता है, या फिर यूँ कहें कि 9th या 10th तक के बच्चों की किताबों में जो सॉफ्टवेयर के बारे में एक टर्म मिलता है, वो सिंपल सा ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम छू नहीं सकते। बेसिकली इनको छू क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ये फिजिकल रूप में होते ही नहीं है। ये कोडेड प्रोग्राम होते हैं, लिखे गए प्रोग्राम होते हैं जो सिर्फ हमें स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं, या इनकी वर्किंग को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही डिफाइन मैंने किया हुआ है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट टेल अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। ये कंप्यूटर को ये बताते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को किस तरीके से वर्क करना है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को समझाने का काम करते हैं। इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोड, यानी कि हार्डवेयर में क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वाइल जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें कोई भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है, इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि इनको छुआ नहीं जा सकता है, ये वास्तु रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। केवल ये एक कोड होते हैं जो जिनके रूप में प्रोग्राम लिखा गया होता है। इनको कई अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है। आजकल हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है ये कौन सी लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी मशीनरी लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। कई बार इसमें 3 क्लासिफिकेशन दिखाए जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आजकल जो प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ किया जाता है जो यूज़र की समझ में आती हैं, यूज़र को आसानी से समझ आती हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज यूज़र को समझ नहीं आती है। ये एक तरीके से 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाने वाले कोड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हम लगभग अपने द्वारा यूज़ करने वाली जो लैंग्वेज है उसी के तरीके से इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के लिखते हैं, जिनको कंप्यूटर आगे फर्दर समझ के उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर वगैरह का यूज़ करता है। यहाँ पर लो लेवल जो लैंग्वेज होती है उसमें एक आपकी मशीनरी लैंग्वेज आती है जिसे मशीनरी भाषा कहते हैं, और इसी के साथ कई बार लोग असेंबली लैंग्वेज को भी इसी में ऐड कर लेते हैं, और कुछ जगह पर आपको कुछ बुक्स में इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज को जाना जाता है, जो दोनों के बीच में काम करती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में तक पहुँचाने में काम करती है। कंप्यूटर की एक अपनी विशेषता ये होती है, वो केवल लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, तो इसे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज तक पहुँचाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो इसे ट्रांसलेट कर सके। तो ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह होते हैं। आजकल जो लैंग्वेज यूज हो रही हैं उनमें आपके जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, HTML हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, सी हो गया, C++ हो गया। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। आजकल बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका हम यूज करते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। जानते हैं सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई जगह पर आपको 3 तरीके के सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों में होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी होते हैं। तो कई जगह जो किताब हैं उनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को दिखाया जाता है, कुछ जगह पर इनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि एक अलग टाइप बोलते हैं सॉफ्टवेयर का, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक नया टाइप जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूँ कहें सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट क्या हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को यूज़र के उपयोग करने के लायक बनाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कंप्यूटर उन पर कोई भी यूज़र उन पर किसी भी तरीके के एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि ये हार्डवेयर और यूज़र के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हुए हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को कंसिडर किया हुआ है। एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS कहा जाता है। आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट क्रूशियल पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते हैं। यानी कि यूजर ने जो कहा है, जो डेटा दिया है, उसे कंप्यूटर को समझाते हैं और कंप्यूटर के द्वारा जो यूजर के लिए आउटपुट आ रहा है वो यूजर को समझाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, अच्छा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कई टाइप्स भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका लिनक्स, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और भी ऐसे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक OS, एंड्रॉयड OS। तो ये अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। इनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में जान सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट facilitate communication between the operating system and hardware devices. They act as intermediary, enabling the OS to send and receive data from device like printer, graphic card and network adapter। यानी कि डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में, जैसे कि आपके प्रिंटर या स्कैनर या अन्य कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ कम्युनिकेट करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ जैसा कि मैंने बताया, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, कुछ एप्लीकेशन के अंतर्गत भी आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर मैनेज एंड मेंटेन देयर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को मैनेज करने और उसे मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, ये डिस्क को क्लीन करने के काम में आता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क में होने वाले जो फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं कई बार, उनको हटाने के लिए ये टूल काम में आता है। बैकअप एंड रिकवरी, जो बैकअप हार्ड डिस्क में जो हमारा डाटा है उसको बैकअप करने के लिए, या वापस से जो बैकअप किए हुए डाटा को वापस से लाने के लिए, या फिर रिकवरी के लिए, कुछ डाटा अगर हमारा डिलीट हो गया है तो उस डाटा की रिकवरी के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऐसे ही कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इनबिल्ट होते हैं, जैसे फायरवॉल वगैरह, ये भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं इसमें फर्मवेयर। फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा सेट कर दिए जाते हैं। फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक बायोस। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले से ही हार्डवेयर में इनबिल्ट होते हैं, जो पहले से ही उसमें एक बार कोडेड करके दे दिए जाते हैं। जैसे आपका बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जिसे अपन फर्मवेयर बोलते हैं, और ये एक चिप में, रोम चिप में होता है, इसलिए उस चिप सहित जब इसको बोलते हैं तो वो हार्डवेयर में आता है। बेसिकली अगर कोई बार बायोस पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ये एक सॉफ्टवेयर है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, बायोस क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या दोनों है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोस आपको याद रखना है, ये एक फर्मवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो आजकल यूज़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल बायोस की तरह होता है, ये बायोस की तरह काम करता है, बट बायोस से कुछ एडवांस होता है। ये आपके माउस को भी सपोर्ट करता है, जबकि बायोस माउस को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो बायोस या UEFI होता है, ये लो लेवल कंट्रोल को रखते हैं और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने का सीधा काम करते हैं। बायोज जब कंप्यूटर शुरुआत होता है तो कंप्यूटर की शुरुआत में वर्किंग करता है। ऐसे UEFI कंप्यूटर को जब हम पावर ऑन करते हैं तभी ये शुरुआत इसका काम करता है। उसके बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड कर दिया जाता है उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है। ये अपने सिस्टमेटिकली अपना जो पावर होता है उसे हैंड ओवर करते रहते हैं, अपने वर्क को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा बूट लोडर। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ये मैन मेमोरी पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बूट लोडर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन वन लाइनर हो सकता है या फिर आपसे इसकी डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बूट लोडर इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी।
ये मेमोरी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ड्यूरिंग द कंप्यूटर्स स्टार्टअप प्रोसेस, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है उस समय ये क्या करता है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। इट हेल्प्स इनिशियलाइजिंग द हार्डवेयर एंड ट्रांजिशन कंट्रोल टू द ओएस, और ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने और उसके कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम को देने के लिए भी काम करता है। आइए जानते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए गए होते हैं। ये किसी न किसी एक विशेष काम को कर रहे होते हैं जो कि यूजर के लिए उपयोगी होता है, यूजर के द्वारा उसको परफॉर्म किया जाना होता है। जैसे यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो आपका एप्लीकेशन, लेटर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए हुए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल का डॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। इनका पर्पस होता है टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल। कोई भी टेक्स्ट बेस्ड जो भी मटेरियल होता है उसको बनाने, एडिट करने, उसमें फॉर्मेटिंग करने, उसे प्रिंट करने, इनसे सबसे संबंधित इसके काम होते हैं। इसके बाद आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात कर लें, इनमें जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल का सीट हो गया, लिब्रे का कैल्क हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो स्प्रेडशीट के रूप में काम करते हैं। इनका काम होता है टू परफॉर्म कैलकुलेशन, एनालाइज डाटा, क्रिएट चार्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म। इनका काम होता है टैबुलर फॉर्म में डेटा को एनालाइज करना, उसे बनाना, उसमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, चार्ट्स वगैरह तैयार करना। ये काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। बिल्स वगैरह इन पर हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और भी बड़े बड़े डेटा को हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का स्लाइड, लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस। ये सॉफ्टवेयर आपके यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। इनके अतिरिक्त भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट विजुअल अपीलिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन फॉर बिजनेस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। इनका उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रेजेंटेशन को तैयार करना, जैसा कि आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रेजेंटेशन के द्वारा तैयार किया गया, ये पावर पॉइंट पर बना हुआ प्रेजेंटेशन ही है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर्स, जो वेबसाइट वगैरह को ओपन करने के आपके काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेबसाइट को एक्सेस करने के काम में आते हैं। इनका काम होता है टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www पर किसी चीज़ को नेविगेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पर मैंने कुछ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे और भी होते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये क्या है? आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या वेब ब्राउजर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये वेब ब्राउजर्स होते हैं जो इंटरनेट को चलाने में हमारी मदद करते हैं। इनकी मदद से ही हम इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं, इनकी मदद से ही हम इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक ईमेल क्लाइंट्स। आपने मोबाइल पर एक ऐप देखा होगा, जीमेल। इस पर हम जो भी हमारे ईमेल आते हैं उनको पढ़ सकते हैं, भले ही हम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जब हम ऑफलाइन होते हैं तो जो पहले से आए हुए ईमेल्स होते हैं उनको हम देख पाते हैं। अगर ऑनलाइन होते हैं, यानी कि नेट हमारे मोबाइल में चल रहा होता है, तो ये करंट में भी आए हुए ईमेल्स को हमें दिखा देता है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो ईमेल को स्टोर करने, रिसीव करने और उन्हें हमें वापस से दिखाने के काम में आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। इनसे हम ईमेल को सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, ये भी एक ईमेल क्लाइंट है। मोजिला थंडरबर्ड, ये भी एक ईमेल क्लाइंट है। जीमेल, ये भी एक क्लाइंट है। इनका पर्पस क्या होता है, टू सेंड, रिसीव एंड मैनेज ईमेल्स, कैलेंडर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आगे हम पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ग्राफिक्स को एडिट करने, उन्हें क्रिएट करने, इनसे संबंधित हमें सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा, फोटो निकलवाने जाते हैं, बनवाने जाते हैं, एडोब फोटोशॉप के द्वारा हमारी फोटो की एडिटिंग की जाती है और उसे प्रॉपर फॉर्म में बना के हमें दिया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके फोटो एडिटिंग या ग्राफिक्स एडिटिंग या मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो को भी एडिटिंग किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, MySQL है, ओरेकल है। ऐसे अलग अलग डेटाबेस को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, इन सबसे संबंधित होते हैं। वेब डेवलपमेंट टूल्स होते हैं कुछ जो वेब को डेवलप करते हैं, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज में आते हैं, जैसे एडोब ड्रीम वीवर, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो गेम खेलने के लिए यूज़ में आते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें आप फाइल कंप्रेशन टूल्स जैसे विनजेप,
बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर, इनका पर्पज़ होता है अलग अलग तरीके के कार्यों को करना जो मेंटेनेंस या सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। एमसीक्यूज जो आपके अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने वाला भाग, कंप्यूटर की फिजिकल कंपोनेंट्स या कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को गवर्न करने वाले भाग होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने वाले भाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वेब ब्राउजिंग करने में मदद करना, हार्डवेयर को संचालित करना और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना, ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करना, सभी। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो हार्डवेयर को संचालित करना और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग, कंप्यूटर प्रोग्राम जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य कुछ। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता है, केवल वे सभी प्रोग्राम हैं जो किसी विशिष्ट प्रोग्राम कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर जो सस्ते होते हैं, सॉफ्टवेयर जो बड़े कंप्यूटर्स के लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स होते हैं। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना सबसे सही उपयुक्त इसके लिए आंसर है वो है पहला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेडशीट क्या है। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, एक प्रकार की डेटा संरचना, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है एक प्रकार की डेटा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर वीडियो को चलाने में मदद करता है। ब्राउजर, वीडियो प्लेयर, टेक्स्ट संपादक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सीधा ही हमें दिख रहा है वीडियो प्लेयर वीडियो को चलाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, यानी कि जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, संग्रहण सॉफ्टवेयर, एक सेट किए गए सॉफ्टवेयर उपकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर एक सेट होता है जो सॉफ्टवेयर का कई सारे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जिसको अपन सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस का क्या काम होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, उसका क्या काम होता है। वीडियो एडिटिंग का, कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने का, ऑनलाइन गेमिंग का, उपरोक्त सभी का। केवल बी को इसका आंसर सही है, कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने का या कंप्यूटर को वायरस से बचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है या पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, प्रोग्राम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा पीडीएफ का यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये पीडीएफ एक विशेष प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, जिससे उसे पहचाना जाता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर का प्रमुख काम क्या है। वेब ब्राउजर का क्या काम होता है ये पूछा गया है। फोटो एडिटिंग करना, इंटरनेट पर वेबसाइट दिखाना, वीडियो गेम्स को डिजाइन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वेब ब्राउजर होता है उसका काम होता है इंटरनेट पर वेबसाइट को दिखाना। हालांकि इंटरनेट पर हम गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य काम होता है वो वेबसाइट को दिखाना होता है। और चूंकि वो जो गेम होते हैं वो वेबसाइट पर ही चलते हैं, तो ओवरऑल इसका जो काम है वो इंटरनेट पर वेबसाइट को दिखाना है, यानी कि इसका सही जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेपीईजी या जेपीजी है इमेज का प्रकार, वीडियो का प्रकार, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक इमेज का प्रकार है जो इमेज के टाइप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी कई और भी इमेज के प्रकार होते हैं, कई अलग इमेज के टाइप होते हैं, जैसे आपका पीएनजी होता है, इसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं। इस इमेज की खासियत होती है ये ट्रांसपेरेंसी को कंटेन कर सकता है। और भी होता है जैसे बीएमपी, इसे बोलते हैं बिट मैप। ये इमेज अमूमन आपके एमएस पेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं, एमएस पेंट के द्वारा इनको डिज़ाइन किया जाता है, बीएमपी इनको बोला जाता है। इसके अलावा जीआईएफ टाइप के इमेज भी होते हैं, जीआईएफ भी एक इमेज का प्रकार है। ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक एनिमेटेड इमेज को सपोर्ट करता है, ये एनिमेशन को भी कंटेन कर सकता है, एनिमेशन को सपोर्ट करता है। इस तरीके से बहुत सारे इमेज के टाइप होते हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले टाइप हैं उनको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एक सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला जेपीजी है, जो कि हाई डेफिनेशन इमेज को सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस पेंट एक विंडो के साथ उपलब्ध होने वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग होता है। एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ अपन को उपलब्ध होता है। इस सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ होता है। एक वीडियो एडिटर के रूप में, फोटो एडिटर के रूप में, विंडो को पेंट करने के लिए, विंडो का रंग बदलने के लिए इसका काम होता है। फोटो एडिटर के रूप में ये फोटो को एडिट कर सकता है, ये हाईली एडिटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
BMP का पूर्ण रूप है। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको उसको बताया भी है। इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप। इसका सही आंसर हो जाएगा बिट मैप, बेसिक मैप ऑफ पिक्चर। ये सब गलत आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट है PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पिक्चर नेटवर्क ग्रुप। तो इसका सही फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंकिंग फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPEG का फुल फॉर्म है। पहला ऑप्शन है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, दूसरा है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, तीसरा है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिस ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MPEG है। MPEG क्या है। वीडियो फाइल का प्रकार, ऑडियो फाइल का प्रकार, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो MPEG एक वीडियो और ऑडियो दोनों प्रकार के फाइल का फॉर्मेट होता है। जैसे जब इसे MP3 लिखा जाता है तो ये ऑडियो की फाइल को सपोर्ट को दिखाता है, और वहीं जब इसे MP4 के रूप में डिफाइन किया जाता है, जब इसे MP4 की फाइल के रूप में डिफाइन किया जाता है तो ये वीडियो को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा AB दोनों।